दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचसीएस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, 2019 का हो, 2014 का हो, 2011 का हो या उसके पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हो, उनमें हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है आपका 2 पार्ट में होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हैं, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, जो पिछली बार पूछा गया था कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल राइस के एविडेंस मिले हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो पिछली बार पूछा गया था, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से राइस के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर है आपका रंगपुर, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में 2 स्थानों से मिले हैं, एक तो लोथल है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। तो इसका आंसर आपका रंगपुर हो जाएगा। धोलावीरा गुजरात में ही है, जहाँ से गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है, जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की लिपि के बारे में पता चलता है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में है, गंगानगर जिले में, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। और चहुंदड़ो है आपका पाकिस्तान में, जहाँ से लिपस्टिक, उस्तरा, कंघी ये सब मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 में दिए गए जो बौद्ध काउंसिल हुई थी और सूची 2 में दिए गए उनके आयोजित स्थल, जो बौद्ध धर्म की काउंसिल हुई है, संगोष्ठियाँ हुई हैं, वो कहाँ कहाँ पर हुई हैं। तो देखिए, पहली काउंसिल जो थी वो हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल पश्चात। पहली हुई थी आपकी राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के समय में। और दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में कालाशोक के समय में। और तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में अशोक के समय। और चौथी हुई आपकी कुंडलवन में कनिष्क के समय में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इस हिसाब से सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शिलालेख में अशोक का सही नाम लिखा है, ना कि उसकी सामान्य उपाधि देवानप्रिय। देखिए, जितने भी ज़्यादातर शिलालेख या स्तंभलेख मिले हैं अशोक के, वहाँ पर उसकी उपाधि का जिक्र किया जाता है देवानप्रिय। अशोक बहुत ही कम जगह मिला है। तो इसका आंसर है आपका मस्की। ये शिलालेख है मस्की, और गुर्जरा एक दूसरा शिलालेख है। ये दोनों जगह पर अशोक का नाम लिखा है अशोक, उसकी उपाधि नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है, किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य जो लिखा गया है शिल्पादिकारम की रचना का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर है आपका एलंगो अडिगल, इसके द्वारा लिखा गया है। अगस्त जो हैं प्रथम जो संगम हुई थी उसके अध्यक्ष थे। इसका रामायण में भी इनका जिक्र आता है। 3 संगम हुए हैं। और शीतले सतलार है जिन्होंने मणिमेखले उपन्यास लिखा था वहाँ पर। थोल काइपर ये भी लेखक ही हैं, इनका लिखा गया भी प्राचीनतम ग्रंथ है। तमिल जो संगम हुए हैं, 3 संगम हुए हैं। अगला प्रश्न है जो भारतीय दर्शन के बारे में पूछा गया है, जैसे जो हमारे षट दर्शन हैं, और सूची 2 में उनके उद्देश्यों के नाम में उनका मिलान करना है, किनके द्वारा ये लिखे गए हैं। देखिए, सांख्य जो दर्शन है वो है कपिल मुनि का। योग आप सबको पता ही होगा, पतंजलि का है। न्याय दर्शन है वो गौतम ऋषि का है। और मीमांसा है जैमिनी का। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वेदांग से पूछा गया है, जो हमारे वेदों को पढ़ने के लिए हैं, वेदांगों की रचना की गई थी, उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। इसको ऐसे देख लेते हैं। शिक्षा जो है उसमें बताया गया है, शिक्षा वेदांग में सवनिकी स्वर विज्ञान के बारे में या उच्चारण के बारे में। दूसरा कल्प है, इसमें संस्कार संबंधी उपदेशों के बारे में बताया गया है और कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। तीसरा तो आपको पता ही होना चाहिए, व्याकरण और भाषाई विश्लेषण इसमें बताया गया है। चौथा है आपका निरुक्त, जिसमें व्युत्पत्ति विज्ञान के बारे में बताया गया और शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। तो इस हिसाब से इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको सूची दी गई है राजाओं के बारे में और उनके राजवंशों के बारे में मिलान करना है।
ये जो राजा पूछे गए हैं ये प्री मेडवल से पूछे गए हैं, ये आपके दक्षिण भारत में हुए हैं राजवंश। तो इसमें जो राजा राजेंद्र हैं वो हैं आपके चौल वंश से, और दूसरे जो राजा हैं महेंद्र वर्मन वो हैं आपके पल्लव वंश से। तीसरे जो हैं राजा आपके अमोघवर्ष, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ये राष्ट्रकूट वंश से हैं। और चौथा विष्णुवर्धन है जो वो होयसल वंश से हैं। तो इस हिसाब से इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य में गांव की सभा का किसे नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर है आपका उर। गांव की सभा को उर कहा जाता था चोल साम्राज्य में। सबसे ऊपर था आपका चोल मंडल, उसके बाद था आपका नाडू, और उसके बाद था आपका उर। ये जो सभा दी गई है ये ऋग्वेद से संबंधित है, चोल साम्राज्य से नहीं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाएं दे रखी हैं, उनका मिलान करना है। 1564 में अकबर ने क्या किया था? 1564 में अकबर ने जजिया का उन्मूलन कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था हमेशा के लिए। और 1562 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो 1575 में करी थी इबादत खाना की स्थापना, पहले मुस्लिमों के लिए था, और 1578 में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। और 79 में करी थी मजहर की उद्घोषणा, जिसमें उसने सभी धार्मिक मामलों में वो सर्वोच्च बन गया था। और 1582 में दहसाला सिस्टम की स्थापना करी गई थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों के आधार पे भूमि का जो लगान वगैरह है वो तय किया जाता था। तो इस हिसाब से इसका आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था? जब एक किसी व्यक्ति को मुगल बादशाह की तरफ से जागीर दी जाती थी तो उसे मिलता क्या था? तो इसका आंसर है आपका तनख्वाह, जिसे जागीर तनख्वाह भी कहते थे, जो ज़्यादातर मनसबदारों को दी जाती थी। कुछ लोग इसका आंसर ज़मीन जायदाद का अनुदान, ये नहीं है बिल्कुल भी। और एक कुछ पद वो अलग बात है, पोस्ट मिलती थी उन्हें वहाँ पर, इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका ये है, तनख्वाह मिलती थी। अगला है, फिर सूची मिलान करना है। इसमें लेखक दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ बताए गए हैं। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ध्यान से देख लें। तो पहला है आपका अबुल फजल ने, सबको पता ही होगा, अकबरनामा की रचना की थी। और दूसरा है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने रचना की थी मुंतकुल तवारीख की। और जियाउद्दीन बर्नी ने रचना की थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही की। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने रचना की थी पातशाहनामा की। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत में उपलब्ध है? गुरु नानक देव जी के जन्मदिन जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है आपका जन्म साखी। आदि ग्रंथ में नहीं है, आदि ग्रंथ में रचनाएं हैं कवियों की और गुरुओं की, वहाँ से जन्म साखी में इनके जीवन के बारे में पता चलता है। और दसम ग्रंथ है जो वो गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान कहाँ पर हारी थी और उनकी हत्या कहाँ पर हुई थी? तो उनकी हत्या और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी कैथल में, यहीं पर इनकी हत्या कर दी गई थी। कैथल एक ज़िला है हरियाणा का। अगला फिर प्रश्न है, सूफी संत दिए गए हैं और उनकी गतिविधियों का मिलान दिया गया है, ये अच्छे से आप देख लीजिए एक बार। निजामुद्दीन औलिया, सबसे पहले इनके बारे में पूछा गया है। तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ये थे अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा। दूसरा है आपका बायजीद अंसारी। तो इन्होंने रोशनिया ऑर्डर की स्थापना की थी, रोशनिया सिलसिला भी लिख सकते हैं, इन्होंने अनुवाद में ऑर्डर ही लिखा है, ये हो जाएगा। और शाह मोहम्मद गौस, ये तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे, संगीत गुरु थे। और आपका ये है नूरुद्दीन नूरानी, इसमें कश्मीर में ऋषि सिलसिला भी आप बोल सकते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते थे और उनको सम्मान देते थे? तो इसका उत्तर है आपका जिन्न प्रभा सूरी। इनका इन्होंने सम्मान भी किया और इनसे परामर्श भी लेते थे। हालांकि उन्होंने इनको भी सम्मान दिया था, हेमचंद्र सूरी को, लेकिन इसका आंसर आपका जिन्न प्रभा सूरी है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला नरसंहार कहाँ पर हुआ था? ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919। और अगला प्रश्न है हमारा, सूची दी गई है, फिर से देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में मिलान करना है। देखिए पिछली बार का जो जीएस का आप इससे थोड़ा सा लेवल देख सकते हैं, लेवल ठीक ठाक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो मिलान वाले हैं। आपका एक भी ऑप्शन आपको नहीं पता तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं थोड़े से, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे 1905 है, ये सभी को पता होगा, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1918 है, ऑप्शन के आधार पर अगर हम इसका मिलान करें तो आपका ये डी होगा, चंपारण सत्याग्रह, जबकि चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ है 1917 में। उसके आगे बढ़ते हैं, 1924 में क्या हुआ है और 1930 में क्या हुआ है। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो भी 1930 में चला है आपका, दांडी मार्च से शुरू हो गया था। और अगर हम पूर्ण स्वराज की बात करें तो वो भी 1930 में था। अरावी के तट पर जब झंडा फहराया गया था, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था अंग्रेजों ने। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो जाते हैं, इसमें ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, ये दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न है, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। इसके द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया गया था जो 1904 में पास हुआ था, जिसमें कहा तो ये गया था कि शिक्षा में सुधार किया गया है, यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है उसमें सुधार किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट का और भी ज़्यादा उसमें एक तरह से इंटरफेयर हो गया था यूनिवर्सिटी में। इसको किसी ने अच्छा नहीं माना था। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो आपको पता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 इनको बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी चेम्सफोर्ड के समय में 1919, और हार्डिंग के समय जो राजधानी बदली गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये तो पहला ही अधिनियम था जो पास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, विनियमन अधिनियम 1773 वाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और 3 उसमें अन्य न्यायाधीश थे। और ये बाद में इनके सुधारों के रूप में था जो इसमें कमियां थी। और चार्टर जो अधिनियम था 1813, इसमें जो कंपनी का एकाधिकार था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक था? जो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, इसका जो ये सूचक था सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा शुरू हो गया था। दांडी से शुरुआत की गई थी, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था 1946 में, जिसमें दंगे हुए थे कलकत्ता में। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता ही होगा 1942। और सत्याग्रह का गांधी जी ने कहीं पर बहुत बार अपने आंदोलन में प्रयोग किया है, सत्य पर अडिग रहना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में कौन सा पहलू सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें विविध कई जगह पर सामाजिक भागीदारी थी, तो ये सही है। यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित था, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ देते हैं। यह संप्रदाय एकता का महान प्रतीक था, ठीक है। यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में ये नहीं फैला था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। शिक्षित वर्ग का इसको साथ नहीं मिला था, उन्होंने कलकत्ता में दुआ की थी ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने की, तो इसका आंसर आपका ये है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी जी ने अपना ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दर्शाया है? इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने कौन सी पुस्तक में बताया है? तो इसका आंसर है आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इसमें उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन कैसे भारत का दोहन कर रहा है और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से जो संपत्ति ले जाई जा रही है वो ब्रिटेन उससे फल फूल रहा है और भारत को कैसे एक कृषि प्रधान देश के रूप में आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे है जानकी अम्माल थी जो ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। मिशिगन विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं मानद डीएससी उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह उपाधि उनको किस विषय में मिली थी, कौन से सब्जेक्ट में उनको मिली थी? तो ये है आपका वनस्पति विज्ञान, बोटानी में उनको मिली थी। बाद में इनको भारतीय साइंस उसमें भी स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है एनजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? ये डेट पूछ ली है डायरेक्ट। तो ये की गई थी आपकी 2 अप्रैल 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना की गई थी। देखिए जब ब्रह्म समाज आंदोलन चला था उसके बाद में जो प्रमुख बनाए गए थे बाद में केशव चंद्र सेन, जब जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा की उनका बहुत प्रभाव था। उनके आधार पर बहुत से लोगों ने सभाएं बनाई थी समाज सुधार के लिए। तो इसका आंसर ये है। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे के जो प्रश्न हैं वो इंग्लिश में हैं, क्योंकि इससे पहले जो एचसीएस का जो पेपर था केवल इंग्लिश में आता था। ये दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।